नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आहार व पोषण की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का नेक्स्ट भाग 5वां भाग में आपके सामने लेकर आया हूं और इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम्स के लिए सामान्य विज्ञान के रूप में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमने अभी तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें आपने पाया होगा कि वो क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटेटिव क्वेश्चन थे। ऐसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन और लेके आया हूँ ये भी काफ़ी क्वालिटेटिव क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन आपकी आहार व पोषण के अंदर एक तरीके से एक मजबूती साबित करेंगे, आपको एक प्रगाढ़ता बनाएंगे आपकी, कि वास्तव में इन क्वेश्चनों को हल करने के बाद में आपको लगेगा कि अब हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आहार व पोषण में प्रश्नोत्तरी का 5वां भाग। और इसमें 41 नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियां ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में करती हैं। तो देखो, मांसपेशियों की बात है और ऊर्जा का संग्रहण कर रही हैं, यानी जो हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन हमारी मांसपेशियों के अंदर भी ऊर्जा संग्रहित रहनी जरूरी है ताकि कभी भी हम उठें तो काम कर सकें। जैसे मान लीजिए हमें ऊर्जा मिल सके, जैसे आपने रात को खाना खाया, अब सुबह उठोगे तो बोले हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगी, बोले रात वाला तो पच गया, शरीर में जाके जम भी गया। तो हम कह सकते हैं हमारी मांसपेशियां किस रूप में ऊर्जा को संग्रहित रखती हैं। तो बोले पहला ऑप्शन तो है प्रोटीन, दूसरा स्टार्च, तीसरा ग्लूकोज एंड चौथा ग्लाइकोजन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मुख्य स्रोत है। तो बोले प्रोटीन से तो मांसपेशियां बनी होती हैं, इनसे तो मांसपेशियों की क्या बनी होती है, संरचना बनी होती है। तो मांसपेशियों में एक्टिन और माइसिन प्रोटीन पाया जाता है, तो ये तो संरचना बनाने का काम करते हैं। स्टार्च जंतुओं के अंदर मांसपेशियों में होता नहीं है, क्योंकि स्टार्च पादपों के अंदर होता है, तो ये पादपों में होता है। फिर ग्लूकोज, बोले ग्लूकोज हमारे भोजन के पाचन से, यानी स्पेशली स्टार्च के पाचन से, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बनता है, हमारे रक्त में जाता है और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है और ऊर्जा बनती है वहाँ पर। लेकिन ये स्टोर नहीं रहता, स्टोर किसी और रूप में रहता है। तो बोले किस रूप में, बोले ग्लाइकोजन के रूप में। तो मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ बहुलीकरण नहीं दर्शाता है। बहुलीकरण कौन सा पदार्थ, 4 पदार्थ दे रखे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और वसा। बहुलीकरण कौन सा नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर बहुलीकरण का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जो छोटी छोटी इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं उनको हम बहुलक कहते हैं। आम भाषा की परिभाषा बताएं, यानी ऐसे पदार्थ जो छोटी छोटी कई इकाइयों से आपस में जुड़ने से बनते हैं, है ना। जैसे ईंट से दीवार बनती है तो दीवार ईंट का बहुलक हो गई, ऐसे यहाँ पर ये पदार्थ भी बनते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्टार्च। तो बोले स्टार्च ग्लूकोज से बना हुआ है। स्टार्च किससे बना हुआ है, ग्लूकोज के कई अणुओं से मिलके बना हुआ है। ग्लाइकोजन, बोले ग्लाइकोजन भी लगभग 30,000 ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, है ना। ग्लाइकोजन किससे बना है, ग्लूकोज के 30,000 अणुओं से मिलके बना हुआ है, तो ये भी बहुलीकरण को दर्शाता है। प्रोटीन, बोले प्रोटीन तो अमीनो अम्लों के आपस में जुड़ने से बनता है, यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। बोले वसा, तो बोले वसा के अंदर बहुलीकरण नहीं होता, इसके अंदर हम कह सकते हैं 2 अणु आपस में जुड़ते हैं अलग अलग प्रकार के और उन्हीं से ये मिलके बना हुआ है। ये तो सिर्फ एक संयुक्त अणु है। तो वो अणु कौन से हैं, बोले एक तो वसीय अम्ल और दूसरा ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार से यहाँ देखा कि यहाँ पर बहुत सारे वसीय अम्ल जुड़ के वसा को नहीं बनाते हैं। वसा का जो एक अणु है उसको बनाने के लिए वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ही आपस में जुड़ते हैं, इनकी बार बार रिपीटेशन नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो उत्तर हो गया यहाँ पे वसा, ये बहुलीकरण नहीं दर्शाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन CGL और UPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वसा का अणु किस पदार्थ से बना होता है। अभी हम उसी वसा के अणु की बात आगे, तो यहाँ पर देखो आपको उत्तर तो मिल गया होगा। बोले अमीनो अम्ल और इथाइल अल्कोहल से मिलकर बना है, या फिर वसीय अम्ल या इथाइल अल्कोहल। तो बोले ऐसे ही वसीय अम्ल और ग्लूकोज और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो यहाँ तो उत्तर मिल गया आपको, क्योंकि प्रीवियस प्रश्न में मैंने बता दिया है एक्सप्लेनेशन में। तो बोले वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से वसा का अणु बनता है। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वसीय अम्ल प्लस इथाइल अल्कोहल नाम आ जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको ग्लिसरॉल ध्यान रखना है, घी के अंदर ग्लिसरॉल, वसा का मतलब घी, घी में ग्लिसरॉल, यानी वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ऐसे याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। बात आ रही है सेलुलोज की, और सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। तो 4 यहाँ पर पदार्थ दे रखे हैं, ऊन, रुई, जूट और लकड़ी, यानी कास्ट। ठीक है ना। तो अब सेलुलोज किस किस में होता है, पहले तो ये पता करो, क्या ऊन में सेलुलोज होता है। तो बोले ऊन तो यानी बाल,
जैसे भेड़ की ऊन होती है यानी बाल होते हैं, तो बाल तो बोले प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसमें तो बोले सेलुलोज होता ही नहीं, इसमें तो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, तो एक तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। फिर हम बात करते हैं रुई, तो बोले रुई वास्तव में रुई का मतलब कपास से प्राप्त होती है, और कपास के जो रेशे हैं उनको हम रुई बोलते हैं, तो रुई हम कह सकते हैं वास्तव में इसमें कार्बोहाइड्रेट इन पौधे से बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। जूट भी आप कह सकते हैं, ये भी रेशे हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लकड़ी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है यानी सेलुलोज होता है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किस में होता है, तो बोले तीनों में तुलना करें तो मैंने आपको ये डेटा बताया था कि रुई में 90% सेलुलोज होता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में कपास के अंदर, कपास के रेशों में यानी रुई में सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है, जूट और लकड़ी की तुलना में भी। लकड़ी में हमने बताया था 25 से 50% सेलुलोज होता है काष्ठीय लकड़ी में, लेकिन रुई में सबसे ज़्यादा 90% होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी यहाँ पर बात कोशिका की नहीं हो रही है, बात हो रही है जितने भी हमने अभी पदार्थ पढ़े, पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनकी बात करें तो ये बोले जैव अणु है, और ये जैव अणु स्पेशली विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जो है ये कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट को सबसे ज़्यादा खाया, लेकिन वो तो ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। फिर बोले वसा को भी खाया, क्योंकि लगभग 50-60 ml जो घी है या तेल है डेली खा लेता है एक आदमी, तो वो भी खाया, तो वो भी हम नहीं कह सकते हमारे शरीर में जाके जमा होता है और ऊर्जा के रूप में भी काम आता है। प्रोटीन जो है, जो कह सकते हैं 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन हमें खाना चाहिए, तो बोले वो भी हमने खाया, लेकिन वो शरीर की संरचना में काम आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये न्यूक्लिक अम्ल ये हमारे शरीर में बनता है। तो कोशिका की बात है, शरीर की एक कोशिका की बात है, तो बोले इसमें न्यूक्लिक अम्ल भी होता है, उसमें वसा भी, कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी। लेकिन देखिए कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है ये तो मूल रूप से कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र होता है उसमें होता है। लेकिन प्रोटीन से बोले हर संरचना बनी होती है, चाहे कोशिका झिल्ली का हो, चाहे उसमें कोशिकांगों की झिल्ली का हो, चाहे कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ एंजाइम्स कहिए, है ना। ऐसे ही आप कह सकते हैं केंद्र की झिल्ली को हो, केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कोशिकाओं में कौन सा जैव अणु पाया जाता है, प्रोटीन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन किस रूप में संग्रहित होते हैं। यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेंगे और प्रोटीन भी ज़्यादा खा लेंगे, यानी शरीर को जरूरत इतने कार्बोहाइड्रेट की नहीं है, तो कह सकते हैं मोटे हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा रोटी खाने से, ज़्यादा चावल खाने से, है ना। ऐसे ही आप कह सकते हैं प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है शरीर की उनको स्टोर करने की। तो बोले ये कार्बोहाइड्रेट किस रूप में, तो पहला ऑप्शन है अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में, या अमीनो अम्ल के रूप में, या वसा के रूप में, या मोनोसेकेराइड के रूप में। तो देखिए स्टार्च तो जंतुओं में होता ही नहीं है, ये तो पादपों के अंदर संग्रहित भोजन है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। फिर चलते हैं अमीनो अम्ल। बोले अमीनो अम्ल तो आप कह सकते हैं हमारे रक्त में और प्रत्यकोशिका के द्रव्य के अंदर होते हैं, तो जैविक क्रियाओं में काम आते हैं, बाकी प्रोटीन के रूप में काम आ जाते हैं, तो इस रूप में तो संग्रहित नहीं होगा। वसा के रूप में, तो बोले वसा खाते हैं, वो वसा के रूप में जम जाती है, एक्स्ट्रा वसा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी अतिरिक्त वसा में बदल सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये उत्तर है। चौथे ऑप्शन को भी एक बार देख लो, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज संग्रहित नहीं रहता है, ग्लूकोज तो रक्त में रहता है, कोशिका के अंदर होता है, और ये ऊर्जा के रूप में काम आता रहता है। तो जो भी हम अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, अतिरिक्त प्रोटीन खाएंगे, तो उससे हम मोटे हो जाएंगे, यानी चर्बी बढ़ जाएगी, यानी वो किसके रूप में जमा हो जाएगा, वसा के रूप में। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जंतुओं में किसका संश्लेषण नहीं होता। 4 पदार्थ दे रखे हैं, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन। तो इनके नाम आपने सुन रखे हैं, है ना। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ही, कोलेस्ट्रॉल एक वसा है, और विटामिन होते हैं, यानी भोजन के सारे पोषक पदार्थों के बारे में यहाँ दे रखा है। तो दोस्तों जंतुओं में ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है, हमारा जो यकृत होता है उसी के अंदर ग्लूकोज जो हम खाते हैं वो आता है, और वो ग्लूकोज किस में बदल जाता है, बोले ग्लाइकोजन में बदल जाता है। तो ये तो संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण, यानी जो हम प्रोटीन खाते हैं वो किस में बदलते हैं पाचन के बाद में, बोले अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। यही अमीनो अम्ल हमारे शरीर में भी कुछ बनते हैं और कुछ यहाँ भोजन से मिल गए, यही अमीनो अम्ल वापस जुड़ते हैं और किस में बदल जाते हैं, प्रोटीन, यानी प्रोटीन का निर्माण भी होता है। कोलेस्ट्रॉल, जो भी हम वसा खाते हैं वो वसा हमारे यकृत में जाती है, और यकृत इस कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, ठीक है ना। यानी कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में बनता है। लेकिन विटामिन एक ऐसी चीज है जो हम बाहर से खानी होती है, हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। कुछ विटामिन है वो आहार नाल में बनते हैं, जैसे हमने कहा कि यकृत के जो आहार नाल में जीवाणु के द्वारा बनते हैं, जैसे विटामिन
के बनता है, विटामिन B9 यानी फोलिक अम्ल बनता है, विटामिन B12, लेकिन ये जीवाणुओं के द्वारा आहार नाल में बनते हैं, जंतु का शरीर नहीं बना रहा है। ऐसे ही हम विटामिन ए भी बनता है, लेकिन वो यकृत में बनता है, लेकिन उसके लिए एक कच्चा जो माल है, जो कैरोटीन है, वो हम बाहर से हमें खाना पड़ता है, यानी शरीर में ये नहीं बनता है। तो विटामिन जो है एज इट इज हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, ये नहीं संश्लेषित होता है। तो जंतुओं में किसका संश्लेषण नहीं होता? विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है। फिर देखो, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? दूध पीते हैं, गाय का पियो, भैंस का पियो, गाय का पियेंगे तो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आती है, रंग भी थोड़ा पीला पीला होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, गाय का जो दूध है उसमें जो पीलापन है वो कैरोटीन और साथ में एक विटामिन है राइबोफ्लेविन, उसके कारण होता है। लेकिन कह सकते हैं वो राइबोफ्लेविन है तो हमारे लिए अच्छी बात है, तो वो अच्छा दूध है। लेकिन जब भैंस का दूध पीते हैं तो हम कह सकते हैं जब ताज़ा निकला हुआ है तो उस कच्चे को भी पीते हैं तो अजीब सी मिठास आती है। कई लोगों को तो चीनी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप कहते हैं उसमें रेडीमेड पहले से ही मीठा है। वो मीठा किसके कारण है? बोले फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज के कारण। तो बोले फ्रक्टोज तो वैसे फलों के अंदर पाए जाने वाली शर्करा है, तो दूध में तो होने का गुंजाइश ही नहीं, तो ये तो नहीं होती है। फिर बोले ग्लूकोज, ग्लूकोज की संभावना हो सकती है। सुक्रोज तो बोले गन्ने, चीनी, गुड़ के अंदर पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये भी आप कह सकते हैं हमारे दूध के अंदर नहीं होती है। ये किस में होती है? गन्ना, यानी जो गुड़ वो जो चीनी है, यानी हम बाहर से जो दूध में मीठा डालते हैं चीनी के रूप में, है ना, वो है सुक्रोज। तो ये दूध में पहले से नहीं होता है। अब ग्लूकोज और लैक्टोज की बात आई तो दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा है उसको लैक्टोज बोलते हैं, और इसी के कारण दूध है वो मीठा होता है। यानी ग्लूकोज नहीं होता है, ये नहीं होता। क्या होता है? लैक्टोज। तो दूध में मिठास किस शर्करा के कारण? बोले लैक्टोज के कारण होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अन्न यानी जो अनाज है किसके समृद्ध स्रोत हैं? यानी अन्न के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लूकोज। अनाज जैसे गेहूं की बात करें तो बोले गेहूं पौधों से प्राप्त होता है, तो पौधों में आप कह सकते हैं सेलुलोज भी होता है। अब ग्लाइकोजन होता है कि नहीं होता है? बोले नहीं होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन तो जंतु में बनता है, इसको तो जंतु स्टार्च कहा जाता है। क्या होता है? ये जंतुओं में संग्रहित भोजन है। और सेलुलोज क्या है? बोले सेलुलोज तो बोले कोशिका भित्ति में ही होता है। ये तो आप कह सकते हैं ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो केवल पादप में पाया जाता है, और पादप में भी किसमें? बोले कोशिका भित्ति में। तो अनाज के अंदर ये भी नहीं होता। ग्लाइकोजन जंतु में बनता है, ये भी नहीं होता। अब आता है ग्लूकोज और स्टार्च की, तो बोले स्टार्च पौधों में संग्रहित भोजन है। ये क्या है? संग्रहित भोजन है। और किसके रूप में? बोले अनाज होता है उसके अंदर ये संग्रहित रहता है, तो बोले स्टार्च अन्न में पाया जाता है। ग्लूकोज आप कह सकते हैं उसी स्टार्च से बाद में हमारे अंदर शरीर में बनता है, लेकिन मूल रूप से कौन सा अन्न के अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कई एग्जामों में, स्पेशली एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से सागरीय खरपतवार किसका स्रोत है? सागरीय खरपतवार यानी समुद्र से मिलने वाली एक ऐसे पौधे या ऐसे जो आप कह सकते हैं खरपतवार हैं जो हरे होते हैं एक तरीके से, उनसे हमें क्या मिलता है? तो बोले कार्बोहाइड्रेट, आयरन, आयोडीन और कैल्शियम। ये डेटाबेस प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर इसमें उत्तर आएगा आपका आयोडीन, क्योंकि आयोडीन है वो या तो आयोडीन युक्त नमक से मिलेगा या समुद्री खरपतवारों से, जिसमें समुद्री शैवाल है एक लेमिनेरिया, यानी लेमिनेरिया नाम का शैवाल है। ये लेमिनेरिया शैवाल आप कह सकते हैं हरे, भूरे और लाल रंग के होते हैं। तो लेमिनेरिया जो है ये आप कह सकते हैं ये जो शैवाल है ये समुद्र में पाया जाता है। ये क्या है? समुद्री शैवाल है। अब ये समुद्री शैवाल, इसमें क्या होता है? बोले आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो जो समुद्री खरपतवार या सागरीय खरपतवार उसमें कौन सा ये तत्व पाया जाता है? बोले आयोडीन अधिक मात्रा में। तो आयोडीन लेंगे तो हमें थायराइड ग्रंथि हमारी प्रॉपर काम करेगी और हमें घेंगा रोग या आप कह सकते हैं गलगंड रोग होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होंगी, और हमारा दिमाग भी यानी बच्चों का स्पेशली दिमाग चुस्त दुरुस्त रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आहार और पोषण वाले चैप्टर से। दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, यानी यहाँ से इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जनरल साइंस के किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के कितने भी एग्जाम हो उनके अंदर, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशली जो रीट के बच्चे हैं अभी जो राजस्थान में रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आहार व पोषण भोजन के अवयव विशेष तौर पर सिलेबस में दे रखा है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देर किस बात की है, बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ में ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।